नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक है। फिलहाल वेंटिलेटर पर राजू श्रीवास्तव हैं। राजू श्रीवास्तव के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम रहने वाले हैं। कल जिम के दौरान हार्ट अटैक से उनको एम्स में भर्ती करवाया गया और देखिए आज जानकारी मिल रही है कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, लेकिन अगले 24 घंटे उनके लिए काफी अहम है। उनके स्वास्थ्य में कितना सुधार आता है 24 घंटे के अंदर, इसकी जानकारी कल डॉक्टर्स देंगे और उसके लिहाज से ही आगे उनकी स्थिति के बारे में वो बता पाएंगे। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, राजू श्रीवास्तव की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और क्या जानकारी आपके पास? जिनको और बात जिस तरीके से कल वो एक जिम कर रहे थे, उसी दौरान उनको अगर बात करें तो अटैक आया, जिसके बाद उनको तुरंत एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन भी किया। और अभी अगर बात करें फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। लगातार वो डॉक्टरों की निगरानी में है, वेंटिलेटर पे रखा गया है और तमाम तरीके से जो डॉक्टर हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अगर बात करें तो एम्स के निदेशक से बातचीत की है और कहा है कि बेहतर इलाज राजू श्रीवास्तव का किया जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के तमाम तरह के अधिकारियों को हिदायत दी है कि राजू श्रीवास्तव के इलाज में पूरा सहयोग करें और राजू श्रीवास्तव की पत्नी से भी बातचीत की है। तो फिलहाल उनकी स्थिति पर डॉक्टर लगातार निगाह बनाकर रखे हुए। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज मिला है उनके, और उसी के बाद ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद अभी भी अगर बात करें तो राजू श्रीवास्तव के हालात स्थिर बने हुए हैं। डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। उम्मीद है कि हालात कुछ बेहतर होंगे, राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको फतेहपुर से तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ एक बड़ा हादसा टला है और यमुना नदी का जलस्तर ज्यादा होने की वजह से यहाँ नावों के संचालन पर रोक है, पर इसके बावजूद एक नाविक ने 24 लोगों को नाव के सहारे नदी पार कराई। इस दौरान नाव पलटते पलटते बची है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ते जा रहा है, लेकिन उस बीच फतेहपुर से ये तस्वीरें आई हैं। एक तरफ नाव के संचालन पर रोक है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए नाविक कुछ रुपयों के लालच में किस तरीके से लोगों को नदी पार करवा रहा है। और आप स्थिति देख सकते हैं नाव की कि किस तरीके से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। नाव पलटते पलटते बची है, लेकिन ये तस्वीरें आपको सतर्क करने के लिए काफी है, क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ते जा रहा है और ऐसे में नदियों को पार करने से बचने की हिदायत प्रशासन लगातार दे रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मानने को तैयार हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे। गोरखपुर में हुआ फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध। माया सिनेप्लेक्स में लगा था आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का पोस्टर। विश्व हिंदू महासंघ ने जताया फिल्म का विरोध। तो गोरखपुर में लाल सिंह चड्ढा का विरोध किया गया है। माया सिनेप्लेक्स में लगा था लाल सिंह चड्ढा का पोस्टर और विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से फिल्म का विरोध जाहिर किया गया है। बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ये ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था और अब देखिए लोग किस तरीके से इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से विरोध जाहिर किया गया। गोरखपुर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और ये देखिए ये पोस्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें पोस्टर को पूरी तरीके से फाड़ दिया गया है। सिनेमा घर के बाहर की ये तस्वीर है और उसके बाद विश्व हिंदू महासंघ के लोगों ने विरोध जाहिर किया। सबसे पहले उन्होंने पोस्टर फाड़ा और उसके बाद लाल सिंह चड्ढा लोग ना देखे, इस बात की अपील भी की गई। विश्व हिंदू महासंघ के ये कार्यकर्ता हैं जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा का विरोध जाहिर कर रहे हैं और इसी कड़ी में इन्होंने पोस्टर भी फाड़ दिया, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा का पोस्टर इन्हें दिखाई दिया। और देखिए एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था जिसे फाड़ दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ लाल सिंह चड्ढा का किरदार आमिर खान ने निभाया, तो सिर्फ उनका सर दिखाई दे रहा है और पूरे पोस्टर की जानकारी को फाड़कर हटा दिया गया है। माया सिनेप्लेक्स की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं और फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर ये विरोध है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद गृह विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अराजक तत्व कर सकते हैं नुकसान पहुंचाने की साजिश, और इसे देखते हुए अब जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। डिजिटल कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।
एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड, सरकारी भवनों की सुरक्षा बढ़ाने के भी निर्देश हैं। इसके साथ ही साथ संवेदनशील जगहों पर विशेष गश्त और चेकिंग होगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार प्रसार करने वालों पर साइबर सेल की निगाहें होंगी और सीमा से आने जाने वाले लोगों पर खास निगाहें होंगी। खास रिपोर्ट मिली है, सूत्रों के हवाले से ये आपको जानकारी दे रहे हैं कि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो नेपाल की सीमा से आने जाने वाले लोग हैं उन पर खास निगाह रखनी होगी। नेपाल की सीमा से जुड़े प्रदेश के जिलों में खास तौर पर अलर्ट किया गया है। वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा होटल, सराय और धर्मशालाओं की चेकिंग के भी निर्देश है। और वहीं स्वतंत्रता दिवस पर वाराणसी में भी अलर्ट है। वाराणसी में घाट से लेकर सड़क और मंदिर तक हर ओर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। हर आने जाने वालों पर कड़ी निगाहें रखी जा रही हैं। पुलिस अधिकारी सड़क पर उतरकर निगरानी कर रहे हैं। ये देखिए वाराणसी की अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सख्त है सुरक्षा, मंदिर हो या फिर वाराणसी के घाट हो, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। पुलिस अधिकारी सड़कों पर अभियान चला रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था वो बना कर रखे। कोई भी चीज अगर संदिग्ध लगती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। देखिए, काशी वैसे भी भारत की एक तरह की सांस्कृतिक राजधानी है और बहुत भारी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों का निरंतर बनारस में आगमन रहता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए, स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से लगातार निर्देश हैं, शासन के निर्देश हैं, डीजीपी सर के निर्देश हैं और जनपदीय कमिश्नरेट के स्तर पर सीपी सर ने कड़े निर्देश दिए हैं। मॉनिटरिंग भी उनके स्तर से की जा रही है। हम सभी लोग लगातार जो जनपद के महत्वपूर्ण होटल, धर्मशालाएं, सराय आदि हैं, इनकी तलाशी, चेकिंग, निगरानी, यहाँ ठहरे हुए लोगों के बारे में जानकारी, रेलवे स्टेशन उसके आसपास की तलाशी, चेकिंग, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। इसके लिए वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस पूरी तरह सजग सतर्क है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर केस दर्ज हुआ है। कैंट कोतवाली में दर्ज किया गया मुकदमा। कई धाराओं में बॉबी कटारिया पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बॉबी का सड़क पर शराब पीने का वीडियो सामने आया था। ये देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वायरल हो रहा था 2-3 दिनों से। कैंट कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। यूट्यूबर है बॉबी कटारिया, लेकिन देखिए रील्स बनाने के चक्कर में किस तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहा है, रौब दिखा रहा है। सड़क पर बैठकर शराब पीते हुए ये वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन अब इस पर एक्शन लिया गया है। विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर मुकदमा दर्ज हो गया है, कौन सी धारा लगाई गई है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अगर धाराओं की बात करें तो 290, 510, 336 और 342 के साथ साथ 67 IT एक्ट के तहत बॉबी कटारिया पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। और बॉबी कटारिया खुलेआम रास्ते पर शराब पीते हुए नजर आए थे और एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी दिनों से दौड़ रहा था। और इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड पुलिस को भी उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा चुनौती दी है। उसी क्रम में आज डीजीपी अशोक कुमार के दिशा निर्देश पर कैंट कोतवाली थाने में इस बॉबी कटारिया के खिलाफ मामले दर्ज किया गया है। और जिस तरह से ये पूरा मामला उत्तराखंड हो या फिर तमाम अन्य क्षेत्रों की छवि को धूमिल करने वाला हो और जिस तरह से खुलेआम शराब बॉबी कटारिया पी रहा है, उसको देखते हुए ये तमाम पूरी मामले को देखते हुए डीजीपी उत्तराखंड की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि कैंट कोतवाली थाने क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। क्योंकि जैसे ही ये मामला उत्तराखंड पुलिस के संज्ञान में आया है तो कार्रवाई के निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन बॉबी कटारिया ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस को चुनौती दी है। तो आपस में दोनों उत्तराखंड पुलिस और बॉबी कटारिया की आपस में भिड़ंत है। लेकिन ये बहुत ही गंदा इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश है कि खुलेआम सड़कों पर दारू ये शख्स पी रहा है और उसके बाद में सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। उसी का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड पुलिस के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की तरफ से जो चुनौती थी बॉबी कटारिया को, उसका संज्ञान लेते हुए कैंट कोतवाली थाना क्षेत्र में तमाम विभिन्न धाराओं में बॉबी कटारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात आजादी के अमृत महोत्सव की भी करते हैं, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यूपी में भी हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कानपुर में जहां भाजपा विधायक प्रभात फेरी निकालने के दौरान मौजूद रहे, तो वहीं इसके अलावा मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ़, कासगंज और आजमगढ़ में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये यात्रा निकाली गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ़, कासगंज और आजमगढ़ की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर छात्र छात्राओं को भी आप देख रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े नेता भी शामिल हुए कई जगहों पर, और वहां की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने घर पर 15 अगस्त तक तिरंगा जरूर फहराए, और लोगों से भी अपील करें कि वो अपने घर पर तिरंगा लगाए और फहराए। और अब खबर सीतापुर से है, जहां भाजपा नेता सतीश की लाश जंगल में मिली है। वो पिछले 2 दिनों से लापता थे। आपको बता दें कि भाजपा नेता के परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया है। महोली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर भाजपा नेता की मौत कैसे हुई। भाजपा नेता की लाश जंगल से बरामद की गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। महोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, और 2 दिन से लापता थे भाजपा नेता सतीश। और अगली खबर अब नोएडा से है, जहां नोएडा में महिला से बदसलूकी के आरोप में श्रीकांत त्यागी को अदालत से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी है, और जमानत अर्जी पर कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रखा था। अब 16 अगस्त के बाद मामले की अगली सुनवाई हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि अभी श्रीकांत त्यागी ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद है। तो महिला से बदसलूकी का ये पूरा मामला है। महिला से बदसलूकी का आरोपी है श्रीकांत त्यागी। ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद है श्रीकांत, और श्रीकांत के साथियों की बेल पहले ही खारिज हो चुकी है। 16 अगस्त के बाद मामले की अगली सुनवाई हो सकती है, लेकिन अदालत की तरफ से श्रीकांत त्यागी को यह बड़ा झटका आप कह सकते हैं। और वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ चुका है। मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए स्वामी आनंद गिरी के खिलाफ नरेंद्र गिरी के जिन शिष्यों अमर गिरी और पवन महाराज को हस्ताक्षर से एफआईआर दर्ज कराई गई। अब दोनों उससे मुकर गए हैं। दोनों शिकायतकर्ताओं ने एफआईआर पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने ना तो किसी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, और ना ही खुदकुशी या फिर शक हत्या को लेकर जाहिर किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा किया कि उन्होंने एफआईआर में आनंद गिरी समेत किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया था। उनसे सादे पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर आनंद गिरी को आरोपी बनाया गया। आपको यह भी बता दें कि मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत को लेकर इन दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, और ऐसे में ये नाटकीय मोड़ सबको हैरान करने वाला है। और वहीं नरेंद्र गिरी केस में आए नए मोड़ के मुख्य आरोपी आनंद गिरी का खेमा खुश है। आनंद गिरी के वकील की माने तो पहले से ही कहा जा रहा था कि आनंद गिरी को गलत तरीके से साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सुनिए। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। एफआईआर दर्ज कराने वाले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्यों ने अब केस वापस लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। 5 पन्ने का हलफनामा दिया है। इससे इस केस पर क्या फर्क पड़ेगा, और खासकर जो महंत स्वामी आनंद गिरी की जमानत अर्जी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इस बारे में हम बात करते हैं स्वामी आनंद गिरी के वकील विजय द्विवेदी जी से। ये बताइए कि किन लोगों ने एफआईआर कराई थी और किन लोगों ने आप लोगों के पक्ष में हलफनामा दिया है, और क्या कुछ उसमें कहा गया? देखिए, एफआईआर आश्रम में ही रहने वाले अमर गिरी और पवन जी ने कराई थी, और उन लोगों ने अनभिज्ञता जताई है कि एफआईआर में जो मूल तथ्य दर्शाए गए हैं वह मेरे कथन नहीं है। हम लोगों से गैर जानकारी में ऐसा करा लिया गया है। तो पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं कि यह सारा जो प्रकरण है उसमें केवल आनंद गिरी जी को उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। यह सत्यता से परे है, और जो सीबीआई ने जो जांच किया है वो मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी में उनका निर्णय था, और अब हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है। माननीय उच्च न्यायालय में इस समय यह प्रकरण चल रहा है, और उच्च न्यायालय निश्चित तौर पर इसका संज्ञान लेना चाहिए उनको कि जब मूल रूप से प्रार्थना पत्र देने वाले, एफआईआर कराने वाले लोग ही मूल तथ्य से अनभिज्ञ हैं, तो घटनाक्रम क्या रहा होगा, यह इस प्रकरण को हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए।
अच्छा, आनंद गिरी की जब गिरफ्तारी हुई थी तो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि मुझे साजिशन फंसाया गया है, इसके पीछे कोई दूसरे लोग हैं और बहुत बड़ी साजिश रची गई है। तो जब अब एफआईआर कराने वाले एफआईआर वापस लेने की बात कह रहे हैं तो क्या लगता है कि आप लोगों की तरफ से जो बात बार बार कही जा रही थी वो उसको और आधार मिल रहा है? बिल्कुल, हम लोगों ने तो पहले ही दिन कहा था कि आनंद गिरी जी से और नरेंद्र गिरी जी से लगभग 6 महीने से कोई बात नहीं हुई थी, कोई टेलीफोनिक वार्ता नहीं हुई थी, कोई किसी तरह का आपस में संवाद नहीं हुआ था। ऐसे में उनको आत्महत्या के लिए किस तरह से वो उकसा रहे थे, यह एक रहस्य बना हुआ है। और तमाम ऐसे तथ्य आ रहे थे कि इनके पास ऐसे वीडियो हैं, ऐसे वायरल ऑडियो हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। पूर्णतया एकदम साजिश के तहत ही उनको फंसाया गया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंज। तो ये आपने आनंद गिरी के लिहाज से पक्ष सुना, लेकिन हालांकि इस नए मोड़ को लेकर नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह ने सवाल खड़े कर दिए और साजिश की आशंका जाहिर की है इस पूरे मामले में। सुनिए। हमारे साथ इस वक्त दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के मामा डॉक्टर महेश सिंह जी मौजूद हैं। बेहद सदमे में हैं, बेहद हैरान हैं कि आखिरकार जो बेहद करीबी शिष्य थे जिन्होंने एफआईआर कराई थी वही उन्होंने कदम कैसे पीछे खींच लिए हैं। क्या उस वक्त कोई बड़ी साजिश रची गई थी या इस पूरे मामले में अब बड़ी साजिश रची गई है? डॉक्टर महेश जी बताइए, ये हैरान कर देने वाली बात आपके लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो संत समाज है, जो सनातन धर्म के लोग हैं या महंत नरेंद्र गिरी के जो अनुयायी थे, सभी के लिए ये बहुत चौंकाने वाला, बहुत ड्रामेटिक फैसला ये सामने आया हुआ है। हाँ, ये तो निश्चित रूप से जो है एकदम से बिल्कुल आश्चर्यजनक मूव है। जिस तरह से किया गया अचानक, आज लगभग 1 साल होने को है और 1 साल बाद यदि इस तरह से जो शपथकर्ता जिन्होंने एफआईआर लॉन्च किया था अपने को इस मामले से अनभिज्ञ बतलाते हैं या वापस लेने की बात करते हैं, तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि या तो उस समय कोई साजिश रची गई और या इस समय कोई साजिश रची जा रही जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। ये मामला सबके संज्ञान में है और हमारा तो ये कहना है कि यदि इस तरह से मामले को एफआईआर को वापस लेने की प्रक्रिया जारी की जाती है तो माननीय न्यायालय को खुद इसमें जो है आगे आना चाहिए और इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें कि एफआईआर कराई गई और कोर्ट का से इतना समय बर्बाद किया गया, इतना धन बर्बाद किया गया, सरकार के तरफ से तमाम धन की बर्बादी हुई, सीबीआई की रिपोर्ट की गई, ये सारे खर्चे क्यों कराए गए? ये कोर्ट को खुद संज्ञान ले करके जो एफआईआर दर्ज किए हैं उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर इसका जवाब दें। तो नरेंद्र गिरी के मामा के बयान को आप सुन रहे थे और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में या तो तब साजिश हुई थी या तो अब साजिश हो रही है और इस पर अब कोर्ट को भी संज्ञान लेना होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात कानपुर की कर लेते हैं, क्योंकि कानपुर के सीजेएम यूनिवर्सिटी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यूनिवर्सिटी की ओर से किए जा रहे सामाजिक कल्याण के कामों की भी तारीफ की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सबके सहयोग और विचार एक होने से कठिन काम आसान हो जाते हैं। जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों तभी उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार किया जाना चाहिए। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बच्चों में जन्म के समय से ही तमाम बीमारियों के बारे में पता करते हुए उन्हें वक्त पर इलाज दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे ताउम्र स्वस्थ रहें। और हमारे बच्चे किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, ये नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में कोई कमी नहीं है। शक्तिशाली है, कौशलवान है, सब कुछ है। वे लोगों को मार्गदर्शन मिलने की जरूरत है, सही दिशा दिखाने की जरूरत है और सही दिशा मिल जाएगी तो भारत का नहीं पूरा विश्व का नेतृत्व करेंगे। अहूजी महाराज विश्वविद्यालय, जिसे कानपुर विश्वविद्यालय भी कहते हैं, हम लोगों ने एक अनोखा कार्यक्रम आज से लॉन्च किया है, शुरुआत की है। 75 गाँव को लिया है हमने, जिसमें हम लोगों ने बेसिक के जो बच्चे हैं, प्राइमरी के जो बच्चे हैं और गांव के लोग हैं उनकी आंखों की स्क्रीनिंग, महिलाओं के सर्विक्स कैंसर की स्क्रीनिंग और
उन 75 गाँव में हमारे बच्चे 3 दिन कैंप करेंगे। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को कानपुर यूनिवर्सिटी अपने स्तर से मना रही है। अपने कार्यक्रम डिज़ाइन किए गए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आज लाया गया। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कानपुर में पहुंची। यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और उसके साथ ही हर देशवासी के मन में, हर नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाने की कोशिश की गई। इस बाबत छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ने तमाम कार्यक्रमों का आयोजन और डिज़ाइन किया है। ये बच्चे देखिए हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं। आपको तस्वीर दिखाएं, कितने ही मनमोहक तस्वीर है और पूरे देश और प्रदेश और शहरों से इसी तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही हैं। ये इसमें शिक्षण संस्थान भी सामने आ रहे हैं। 75 गाँवों तक पहुँचा जाएगा और उनके जो बलिदान था, उनका जो सहयोग था आज़ादी को पाने के लिए, इस बाबत एक पूरा ऑडियो क्लिप तैयार किया गया है जिसे बीच में गाँव में लोगों के बीच ले जाया जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।